फर्स्ट 6 मंथ्स में हमें कोई भी मेडिसिन्स नहीं देनी है। अगर बच्चा पेट दर्द से रो रहा है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या करना? ऐसी ही मॉम्स हमारे पास बेबीनामा में आती है कि मैम 15 दिन पहले तो बीमार हुआ था, अभी फिर से बीमार हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है? हमने भी दिया है कि इट्स कॉलिकेट दे दो या ग्राइप वाटर दे दो। सो हाउ डू यू रिकमेंड को देना चाहिए कि नहीं? लेस देन 3 मंथ्स के बच्चे में कफ सिरप्स वर्क नहीं करती हैं। एंटीबायोटिक एंड मेडिसिन लिखने का जो एक मोस्ट कॉमन रीजन होता है डॉक्टर्स का, पेरेंट सेटिस्फिकेशन। शायद कुछ मल्टीविटामिन्स खाने से हाइट बेटर होती है या बच्चे को भूख ज़्यादा लगती है। सो लेस देन 2 years में बेबी स्लीप एक्सपर्ट वाला योर थिंग, ये एज अप्रोप्रिएट वेक विंडोज कितनी होनी चाहिए? वेक विंडो मीन्स बच्चा शुड स्लीप आफ्टर दिस गैप। ग्रोइंग पेन्स क्या है, क्यों है? Growing pain usually starts around 5 years, then they can last till puberty. हाय, वेलकम टू दिस स्पैगो शो। एंड आज का जो एपिसोड है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही insightful होने वाला है for all the parents, because today I have with us Dr. Sumitra Meena. She's a pediatrician and founder Baby Nama. Also, she is baby sleep expert and she is lactation expert too. And I think what is she doing with Baby Nama is groundbreaking. And we'll talk a lot about कि जो हमारे बच्चों की जितने क्वेश्चंस आते हैं ना कि आज हमने डॉक्टर के पास जाना है तो ये ज़रूर पूछना है साथ में। सो व्हेनेवर वी गो फॉर अ डॉक्टर्स विजिट, स्पेशली अगर वो वैक्सीनेशन के लिए है और गॉड फॉरबिड बच्चा ठीक है ना, और जस्ट वैक्सीनेशन, तो हम एक लिस्ट बनाकर जाते हैं, आज डॉक्टर मिलने वाला है, ये सब पूछ डालेंगे। तो आई थिंक दैट इज़ वन मोमेंट फॉर मी टुडे। आज डॉक्टर मिल गया है और हम लेट्स होल्ड हर एंड विल आस्क all the questions we need to. So welcome to the show, Dr. Sumitra, and really honored to have you. Pleasure is mine. Yeah. So I think we'll straight away go to the first part, जिसमें जनरली बच्चा जब एक डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं कि उसको कोल्ड कफ हो रहा है या स्टमक, सबसे ज़्यादा जो कॉमन है फॉर द टॉडलर्स वाला जो एज ग्रुप है, तो आई थिंक इम्यूनिटी जो है दैट प्लेज द सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल। तो आई थिंक इम्यूनिटी पे कैसे बोलेंगे, तो इसमें ना बहुत सारे व्यू पॉइंट्स थे। जो बच्चा बीमार हो रहा था हम डरते थे, तो बड़े कहते थे कोई बात नहीं, बीमार ज़्यादा हो गए तो इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। Yes. राइट, सो डोंट वरी दैट मच। एंड देन देयर वाज अ सेट ऑफ मल्टीविटामिन्स कि ज़रूर खिलवाने चाहिए। सो आई वांट यू कि एक बार हमें थोड़ा सा लाइट उस पर डालें कि हाउ टू वर्क अपॉन किड्स इम्यूनिटी स्पेशली। Okay, so I will start with what elders says कि फर्स्ट 6 मंथ्स में हमें कोई भी मेडिसिन्स नहीं देनी है, जो कि बच्चा अगर फर्स्ट 6 मंथ्स में इफ़ यू गिव एनी मेडिसिन, बच्चे को बार बार मेडिसिन देने पड़ेगी। ये हमारे बड़े बूढ़े बोलते हैं, वो सही बोलते हैं एक्चुअली, सही भाई, क्योंकि अगर आप फर्स्ट 6 मंथ्स में कोई भी मेडिसिन दे देते हो बच्चे को तो वो गट फ्लोरा को इम्पैक्ट करता है एंड देन वो विशेष साइकिल शुरू हो जाती है, क्योंकि एंटीबायोटिक या कोई भी मेडिसिन जो होती है वो पूरा गट हेल्थ को ही डिस्टर्ब कर देता है एंड देन जो गुड बैक्टीरिया जो फाइट करते हैं, जो इम्यूनिटी बिल्ड करते हैं, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाते हैं। सो दैट्स वाई इट्स नॉट advisable really, if you can avoid even cough syrup, any kind of medicine you should not give before 6 months of age. Okay. So that is very important point for the new parents. Now coming to the toddler age group also, it applies to them also कि हाँ, छोटी छोटी चीज़ों के लिए उन्हें मेडिसिन्स, एंटीबायोटिक या कोई भी दूसरी मेडिसिन्स उसको नहीं देनी चाहिए, वो बच्चे की इम्यूनिटी ख़राब करता है। बिकॉज आपने नोटिस किया होगा कि यू योरसेल्फ टोल्ड मी कि हाँ, आपका सन को पूरा विशेष साइकिल हो गया था कि हम मेडिसिन दे रहे थे, 15 दिन बाद फिर से ऐसी ही मॉम्स हमारे पास बेबीनामा में आती कि मैम 15 दिन पहले तो बीमार हुआ था, अभी फिर से बीमार हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है? देन आई एक्सप्लेन देम कि ये विशेष साइकिल बिकॉज गट फ्लोरा आपने बिल्कुल ख़राब कर दिया उसको। एंड देर इज़ वन लाइक देर आर लॉट्स ऑफ रिसर्च सेज से कि अगर आपने एक कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक दे दिया, बच्चे का लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी ख़राब हो सकता है। So that yes, that is true. Okay. So यहाँ ना एक I'm so sorry, एकदम से क्वेश्चन आ रहा है। जब बच्चा बॉर्न होता है ना, जरा सा भी पेट दुखता है तो डॉक्टर्स भी बोलते हैं और हमने भी दिया है कि इट्स कॉलिकेट दे दो या ग्राइप वाटर दे दो, है ना?
सो हाउ मच डू यू रिकमेंड को देना चाहिए कि नहीं? So see, I am one kind of person who doesn't advise providing dry water and medicines as far as possible कि आप मत दो medicine. तो अगर बच्चा पेट दर्द से रो रहा है तो उस पर्टिकुलर मोमेंट ही क्या करना? So there are so many reasons for the crying baby. So there are list of reasons that baby can cry due to maybe the baby just want emotional attachment. So आप गोदी में ले लोगे चुप हो जाएगा, गोदी में लेके घूम लोगे चुप हो जाएगा, कार ड्राइव पे लेके जाओ बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा. So colic is not actual pain. It just कि बच्चे का ब्रेन इमेच्योर है एंड जो गैस बन रही है बच्चे में वो वॉल को हिट कर रही है एंड ड्यू टू दैट द बच्चा इज परसीविंग दैट इज एज अ पेन. तो उसी वजह से बच्चा वो क्राई कर रहा है, तो उसको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट गैस. तो पहली बात आपको करनी है कि गैस बनने ही मत दो, कि आप उसको बर्क कराओ अच्छे से, टमी टाइम दो उसको अच्छे से, फ्लोर टाइम दो उसके से, टमी मसाज करो, लेग एक्सरसाइजेस करो. ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि यू हैव टू गिव द ब्रेस्ट फीडिंग नॉट द फार्मूला फीडिंग, बिकॉज फार्मूला फीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर द गैस इश्यूज, राइट. सो वो प्रिवेंट करो गैस बनने से, तो कॉलिक होगा ही नहीं. अगर कॉलिक हो भी रहा है तो थिंक लाइक दिस कि बच्चा तो रोएगा, मतलब ऐसे नहीं है कि बच्चे ऑफकोर्स रोने नहीं देना है, बट बच्चा रोते हैं, बच्चे तो रोते ही हैं, तो आप उसको आराम से लेके घूमो, थोड़ा सा ट्राई करो, टमी मसाज दो. इन दी एंड आपको नहीं लगे तो ट्रस्ट में अगर आप उसको कार ड्राइव पे लेके जाओगे तो बच्चा सो जाएगा और बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा. फिर भी नहीं हो रहा, देन ऑफकोर्स ऑन एंड ऑफ यू कैन यूज medicine, not the gripe water, because gripe water is not you can say medically approved, क्योंकि उसमें कंटामिनेशन के चांसेस होते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनका गट इतना डेलिकेट होता है कि अगर आप कुछ भी ऊपर से दोगे, पानी एडवाइस नहीं करते, राइट, क्योंकि उसमें कंटामिनेशन होके बच्चे को गट इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए हम एडवाइस नहीं करते कोई भी मेडिसिन. या सो इट इज़ लाइक जनरली बताते हैं ना कि बच्चे का ना टमी टाइट हुआ होता है, उससे पता चलता है कि कोलिक है. यस, क्योंकि वो गैस की वजह से टाइट हो रहा है. या एंड वो रो भी रहा है तो हम सीधा उसी से रिलेट करते हैं, पेट भी टाइट है और वो रो रहा है तो कोलिक है दे दो. Yes, it used to be that simple steps, but yes, it does affect, और उसकी जो इम्यूनिटी है उन सब पे करता है. एंड तो ऐसे कोई क्विक फिक्स, मतलब जैसे आई स्टिल रिमेम्बर दादी कहती थी कि वो हींग को थोड़ा सा स्टमक पे मर दो, डज दैट वर्क? Yes, actually, externally you can do like hing roll or whatever remedies you want to do. Externally you can do, but you should not give anything internally like rye water, ajwain water. People give water, yes. So वो भी देते हैं, तो वो आपको internally नहीं देना है कुछ भी. Externally आप अप्लाई कर दो, we are not against that, but internally कुछ नहीं देना, because internally as I told you that उनका गट बहुत ही डेलिकेट होता है एंड दैट माइट कॉज इशू फॉर इन्फेक्शन, और लाइक काफ़ी सीरियस इन्फेक्शंस हो जाते हैं कई बार बच्चे. ओके. एंड अगर बच्चे को, छोटा बच्चा ही है, कई बार ही वो उसका कोल्ड कफ शुरू हो जाता है, और मेरे नोन में जो बहुत से जिनकी कहते हैं ना छाती पकड़ी गई, चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है और वहाँ ऊंची से आवाज़ आ रही है, बट बच्चे को भी फीवर नहीं है, सो इन दैट केस भी क्या हमें मेडिसिन नहीं देनी चाहिए? सो सी, जो रिसर्च एंड मेडिसिन में हम पढ़ते हैं कि हाँ, लेस देन 3 मंथ्स के बच्चे में कफ सिरप्स वर्क नहीं करती हैं, बिकॉज उनमें रिसेप्टर्स ही नहीं होते हैं, ठीक है. एंड जो फिर सेकेंड ऑप्शन होता है कि नेबुलाइजेशन, बट नेबुलाइजेशन में भी जो नॉर्मल नेबुलाइजेशन जो हम लेते हैं उनके भी रिसेप्टर्स नहीं होते, जो अस्थलीन और वो सारे नेबुलाइजेशन होते हैं. ओनली वन थिंग वर्क, या तो नॉर्मल सिलाइन से नेबुलाइजेशन दो या हाइपर 3% सिलाइन से नेबुलाइजेशन दो, बट वो भी डॉक्टर जब बोलेगा तभी आपको देना है. अदरवाइज आपको क्या करना है कि अगर नोज़ ब्लॉक हो रहा है नीजल सिलाइन ड्रॉप्स डाल दो, एसी वगैरह स्विच ऑन कर रखा है तो आप ह्यूमिडिफायर यूज़ करो. इवन ह्यूमिडिफायर तो छोटे बच्चे के रूम में होना ही चाहिए. हीटर यूज़ कर रहे हो तो भी ह्यूमिडिफायर यूज़ करना है, एसी यूज़ करना है तो भी ह्यूमिडिफायर यूज़ करना है, बिकॉज ड्राई एयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द नोज़ ब्लॉक. एंड छोटा सा जो थोड़ा सा गड़ करके आवाज़ आती है उसका मोस्ट कॉमन रीज़न होता है ड्राई एयर एंड नोज़ ब्लॉक, ठीक है. सो उस केस में वो करो. बाकी आप वेट करो, ऑब्जर्व करो कि हाँ बच्चे को कोई ऐसे डेंजर साइन तो नहीं दिख रहे, लाइक ब्रीदिंग डिफिकल्टी तो नहीं हो रही है, फास्ट ब्रीदिंग तो नहीं हो रहा है, बच्चा फीड नहीं ले रहा अच्छे से, लेथार्जिक नहीं हो रहा है, ये डेंजर साइंस होते हैं बच्चे के. अगर ऐसा कुछ हो तो ही आपको मेडिसिन कंसिडर करना है. अदरवाइज सी, मोर देन 90% जो इलनेसेस होती हैं लेस देन 1 ईयर ना, जो सिर्फ वायरल इन्फेक्शन,
ठीक है। सो वायरल में एंटीबायोटिक और अदर मेडिसिन तो काम नहीं करेंगी, वायरल में तो एंटीवायरल काम करेगा जो इंडिया में इतनी अवेलेबल होती नहीं है, राइट। सो वो सेल्फ लिमिटिंग इलनेसेस होती हैं, हाँ। सो वो 4-5 डेज लेके अपने आप भी ये करके कम हो जाए। राइट, एग्जैक्टली। उनको कितनी बार कितना इसको वायरल हो गया, एंड आई अंडरस्टैंड वायरल भी हो गया कि एंड जैसे वायरल फैला हुआ है ना, कॉमन, हाँ, कॉमन हो रहा है, घर में सबको ही हो रहा हाँ सबको हो रहा है। बट देन लिखी एंटीबायोटिक्स भी होती हैं, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि अगर वायरल है तो एंटीबायोटिक्स देकर क्या ठीक कर रहे हैं, मतलब हम रोल आउट क्या करना चाह रहे हैं उससे। आई रियली हैव दैट क्वेश्चन। है। Yes, so yes, there are even many doctors who write. So see, antibiotic and medicines लिखने का जो एक मोस्ट कॉमन रीजन होता है डॉक्टर्स का, पेरेंट सेटिस्फिकेशन। बिकॉज अगर डॉक्टर ने मेडिसिन नहीं लिखी तो ये अच्छा डॉक्टर नहीं है, ठीक है। सो दिस प्रेशर एवरी मेडिकल पर्सन हैज़, हाँ हाँ, कि हाँ मैं मेडिसिन नहीं लिखूंगा, कुछ भी खाली पर्चा समझा के भेज दिया तो ये दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, मेरे पास नहीं आएगा। दैट इज़ वन ट्रूथ इन मेडिकल फील्ड कि वो प्रेशर फील करते हैं तो कुछ तो मेडिसिन लिखूंगा मैं ना, राइट। सो समटाइम्स दे डू राइट मेडिसिन फॉर दिस रीजन ऑल्सो, बट यस जो बैक्टीरियल सॉरी वायरल इन्फेक्शन है वो एंटी बॉडी से ट्रीट नहीं होगा, दैट विल डू मोर हार्म। तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? हाउ एज अ पेरेंट क्या उनको जज करना चाहिए या हमको डायरेक्ट फिजिशियन से ही मतलब? सी, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आर मोर सीरियस इन्फेक्शंस। अगर बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो हाई ग्रेड फीवर होगा, और वायरल में भी होता है, बट बच्चा विल हैव मोर हाई ग्रेड फीवर, मोर लेथार्जिक, एंड कफ होगा वो काफ़ी सीवियर होगा, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज होंगी। तो ये सारे जो डेंजर साइंस होते हैं वो बैक्टीरियल उसमें ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है वो मोर विग्रसली अटैक करता है बच्चे की इम्यूनिटी पे और बच्चे की बॉडी पे। जो वायरसेस होते हैं वो माइल्ड इन्फेक्शंस होते हैं, 5 दिन रहेगा फिर ठीक हो जाएगा। येस, समटाइम्स इफ द बच्चा हैज़ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, मतलब बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, तो जब वायरस ने इन्फेक्ट किया तो बैक्टीरिया भी सुपरसीडेड इन्फेक्शंस हो जाएंगे। जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज अगर वो कांटेक्ट में आता है तो वो भी इन्फेक्ट कर देंगे उसकी बॉडी को, तो वो सुपरसीडेड इन्फेक्शन। इन दैट केस एंटीबैक्टीरियल विल वर्क एंड टू सबसाइड दैट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बट मतलब लाइक इन वायरल इन्फेक्शन एंटीबायोटिक विल नॉट वर्क। डेफिनेटली। सो पता है, इट इज़ लाइक मेरे को ऐसा लग रहा है काश आई रियली वांट टू गो बैक टू दैट टाइम, यू नो, बिकॉज इट वाज सो ऑब्वियस एंड यू ऑलवेज, हम ये कोशिश करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर की लेकर जाएं, है ना। एंड वो जब लिख रहे हैं एंड सो मेनी, हमने इतना एंटीबायोटिक दिया है, मैंने भी दिया है बच्चे को, ऑनेस्टली आई विल नॉट, मतलब नाउ अगर हम एंटीबायोटिक भी नहीं दे रहे हैं, सो इज देयर एनी होम रेमेडीज, इज देयर एनी अदर थिंग्स? क्योंकि पेरेंट जब परेशान है ना और बच्चा रो रहा है और उसको बुखार में देख रहा है, तो वो ऐसे तो नहीं छोड़ पाता कि ओके अपने आप ठीक हो जाएगा। देयर हैज टू बी समथिंग व्हिच हैज टू बी डन। वो सब क्या स्टेप्स होने चाहिए? सो सी, अगर बच्चे को फीवर हो रहा है, यू शुड रिमूव द क्लोथ्स, you should do sponging with the normal water, not the cold water or ice. Okay, that is very common mistake parents do. So normal water से स्पंजिंग करो। अगर गर्मी है तो AC ऑन कर दो 23-24 डिग्री पे, बिकॉज जितना इन्वायरमेंट ठंडा होगा उतना जल्दी फीवर जाएगा। तो स्पंजिंग भी ऐसे नहीं करना कि एक बार करके छोड़ दिया, यू हैव टू डू रिपीटेडली एवरी 5 मिनट्स स्पंजिंग, पूरा बॉडी का स्पंजिंग। ट्रस्ट में, अगर फीवर इवन 101 है तो विद इन 15 मिनट्स 20 मिनट्स अगर रेगुलरली स्पंजिंग करते हो तो फीवर नीचे आ जाएगा। तो दैट इज़ वन थिंग, ठीक है। एंड ऑफकोर्स अगर फीवर 100 से ऊपर जाता है तो आपको मेडिसिन देनी है, मतलब 100 से नीचे आता है तो आपको वेट करना है, ये सब चीज़ें करके फीवर को कम करना है ताकि 100 से ऊपर नहीं जाए। अगर 100 से ऊपर जाता है तो आपको मेडिसिन देनी है। बाकी कफ कोल्ड में अगर बच्चा लेस देन 6 मंथ्स का है तो यू कैन गिव स्टीम बाथ, कि आपने स्टीमर बाथरूम में चला के छोड़ दिया एंड देन यू कैन सिट विद द बेबी फॉर 10-15 मिनट्स, देन उसका नेजल ब्लॉकेज और जितना भी म्यूकस है वो बाहर आ जाएगा और निकल जाएगा या फिर अंदर चला जाएगा। दैट इज़ वन थिंग। नेजल 9 ड्रॉप्स आपको डालते रहना है। वायरल आपको लग रहा है कि घर में सबको ही हो रहा है और बच्चे को इसलिए हो रहा है, तो आपको बस डेंजर साइंस वॉच करने हैं, आपको कुछ और नहीं करना है, बिकॉज लेस देन 6 मंथ में हम कोई होम रेमेडी नहीं कर सकते बच्चे के लिए ना।
मोर देन 6 मंथ में सेम ही करना है कि आपको नॉर्मल वाटर से स्टीम दे देनी है और स्कीम बाथ दे देना है, मीज़ल्स ड्रॉप्स डालनी है उनको, ह्यूमिडिफायर वगैरह यूज़ करना है। सो ये सारे होम रेमेडीज़ वो कर सकते हैं। इवन अगर बच्चा मोर देन 1 ईयर है तो जिंजर हनी दे सकते हैं। लेस देन 1 ईयर में हनी नहीं दे रहा है, मोर देन 1 ईयर में यू कैन गिव जिंजर हनी का पेस्ट, तो दैट ऑल्सो विल सूद द थ्रोट एंड विल हेल्प इन द कफ। नाइस। आई थिंक या आई होप मतलब इनसे ऑफ कोर्स बच्चा पैसिफाई तो होगा ही, कुछ कुछ तो उसका बेनिफिट होगा एंड इफ समथिंग हैज टू सबसाइड अपने आप से, तो इट्स थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप बिकॉज यस हम एकदम से बहुत सारी मेडिसिन लोड कर भी देते हैं जब बच्चे को देखते हैं ना कि उसको ठीक अनकंफर्टेबल है, नहीं ठीक है, एंड जब हाई ग्रेड फीवर है तब आई थिंक यू शुड जस्ट अप्रोच टू द डॉक्टर, है ना, खास खास कर वही एक जब 101 102 वाला टच करता है तो। So when I started Baby Nama, this was one of the like you can say core belief which we discuss with when we onboard the doctors, we discuss with them कि you won't advise unnecessary medicines. तो Baby Nama is known for कि हम मेडिसिन, बेबी नामा के डॉक्टर्स मेडिसिन एडवाइस नहीं करते अनटिल अनलेस इट इज़ रिक्वायर्ड। सो सारे डॉक्टर्स को हम वैसे ही ऑन बोर्ड करते हैं और ट्रेन करते हैं कि आपको जब तक पॉसिबल है मेडिसिन नहीं देनी है पेरेंट्स को, बिकॉज एनीवे वी आर इन 24/7 सपोर्ट कॉन्टैक्ट विद द पेरेंट। सो कुछ भी होगा तो दे विल कम टू अस एंड विल टेल देम ओके दिस इज डेंजर साइन, यू शुड स्टार्ट दिस मेडिसिन और यू शुड गो टू हॉस्पिटल। बिल्कुल। सो नाउ कमिंग टू, आपने मेरे को ये, टू स्पेशली द टॉडलर एज ग्रुप है एंड आई थिंक होम रेमेडीज जब बच्चा कह लो ना वो 3+5+ हो जाता है तो हम शायद होम रेमेडीज भी अच्छे से दे सकते हैं। अब जैसे आपने कहा कि अदरक शहद पिला दें एंड आई एम श्योर अजवाइन नमक पानी के साथ दे लो जब पेट दुख रहा है ना, तो आई थिंक फिर रेसिपीज भी आनी शुरू हो जाती है। सो एनीथिंग फॉर दैट एज ग्रुप यू वांट टू शेयर कि जब फीवर है तो ऐसे और पेट दर्द है तो ऐसे या कोल्ड एंड कफ है तो ऐसे। See, I'm not much fan of like home remedies per se, and I also don't give medicines. Like I let the course कि हाँ ठीक है वायरल होगा या ऐसे होगा तो उससे ठीक हो जाएगा। होम रेमेडीज में कफ के लिए सेम जिंजर हनी यू कैन गिव। वन मोर रेमेडी recently I got from my mother who was giving turmeric and good jaggery को मिक्स करके दे दीजिए। So that is also one effective actually. I think few months back I tried this on my son. So that worked very well in the cough. स्कफ में है टर्मरिक और जो पाउडर होता है, हाँ पाउडर होता है, उसमें मिक्स करके गुड़ का छोटा छोटा गोली बना के एंड देन यू कैन गिव। ओह हाँ मैं सो वर्क किया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फीवर का कोई होम रेमेडी नहीं है, यू शुड डू द स्पंजिंग एंड और लेजर्स यस एंड बाकी जो सिंपल स्टमक एक होता है उसमें अजवाइन वाटर। इन माई चाइल्डहुड आई यूज टू हैव स्टमक एक, सो माई मदर यूज टू गिव मी नमक का पानी। ओके हाँ सो that used to work on me. So maybe some parents can try that with the babies like 3 to 5 years of age. So that parents can. fair enough. So I think because immunity की बात चल रही है ना, and we are starting from the toddlers वाला एज जैसे हमने शुरू किया, तो what is the multivitamin, जैसा जब बच्चा होता है तो कहते हैं कि विटामिन डी का जो सिरप आता है ना 1 ml ड्रॉपर से, वो ज़रूर देना है। एंड जो मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है ना, बट आई वांट कि हम एक बार ही पूरा उसको फुल प्लान के साथ एक बार फ्रॉम 0 to 3 हम कैसे कि जो मल्टीविटामिन है वो बच्चों को कितने और कैसे देने चाहिए। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीविटामिन ऐसे रिकमेंडेड नहीं होती है, कोई गाइडलाइन नहीं बोलती कि आपको मल्टीविटामिन देना है बच्चे को। विटामिन डी आपको फर्स्ट 1 ईयर में देना है, एवरीडे देना है, 400 इंटरनेशनल यूनिट देना है। वो रिकमेंडेड है, वो गाइडलाइन में है टू लाइक डेफिशिएंसी को रोकने के लिए, कुछ मदर मिल्क में भी इतना विटामिन डी नहीं होता है, ठीक है। एंड सेकंड जो आयरन सप्लीमेंट्स होते हैं, आयरन वो कैल्शियम सप्लीमेंट्स, अगर 6 मंथ्स के बाद में कई बार होता है कि बच्चे खाते नहीं है या फिर बच्चा प्री टर्म है बच्चा, तो प्री टर्म बच्चे में तो डे 1 से ही आयरन और विटामिन डी सप्लीमेंट्स दोनों चलते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी चलता है। बट
अगर मोर देन 6 मंथ्स में बच्चा अच्छे से नहीं खा रहा और पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा अच्छे से नहीं खा रहा है, बस ओनली दूध द मदर मिल्क पे है, तो देन पीडियाट्रिशियन माइट स्टार्ट आयरन सप्लीमेंट, आयरन एंड कैल्शियम सप्लीमेंट्स वो दे सकते हैं। बट एज सच मल्टीविटामिन का कोई भी नीड नहीं होता है अगर आपका बच्चा अच्छे से खा रहा है, ठीक है। सो आयरन, कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट यू कैन गिव जी, बट मल्टीविटामिन का ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। बच्चा अच्छे से खा रहा है तो अगर आपको लग रहा है कि बच्चा अच्छे से नहीं खा रहा है, इरिटेबल है, देन यू कैन कंसल्ट टू अ पीडियाट्रिशियन वंस कि हाँ डॉक्टर साहब मुझे देना चाहिए, क्या क्या ये हेल्प करेगा। यस, कई बार होता है कि बच्चे अगर अच्छे से नहीं खाते तो डेफिशिएंसी होती है बच्चे में, और वो बच्चे को इरिटेबल बनाती है, बच्चा टेंट्रम थ्रो करने लग जाता है और अच्छे से खाता नहीं है बच्चा, तो उस केस में मे बी 2 वीक्स और 4 वीक्स के लिए मल्टीविटामिन दे सकता है। ओके, मतलब 2 वीक्स और 4 वीक्स के लिए, हाँ, नॉट मोर देन दैट। नॉट तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, स्पेशली जब ग्रोइंग एज है, 3 इयर्स का भी है, 5 इयर्स का भी है, 7 का है, आई थिंक वो जो चेंजिंग एजेस जैसे एक बार ग्रोथ हो रही है, तो कई बार बच्चा ना बहुत इरिटेबल, जैसे आपने बोला, और मतलब उसको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, ज़रा सी बात बोलो तो वो रोने लग रहा है। तो काफ़ी बार ना हम बच्चे को कहते हैं कि ऐसे क्यों कर रहा है, इतना सेंसिटिव क्यों है, बट मेनी ऑफ टाइम्स इज इट द डेफिशिएंसी ऑफ, मतलब चाहे विटामिन की है या कुछ है। यस, इट कैन बी साइन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी कि बच्चा ज़्यादा टेंट्रम थ्रो कर रहा है, या बच्चा खाना नहीं खा रहा है अच्छे से, लो एपेटाइट है, बच्चा बात बात पे चिढ़ रहा है, सीढ़ियों पे चढ़ रहा है तो बच्चा अच्छे से चढ़ भी नहीं पा रहा है, उसको ब्रेथलेसनेस हो रही है, तो दीज आर साइंस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। सो अगर ऐसा कुछ है तो यू शुड कंसल्ट टू द पीडियाट्रिशियन फॉर द आयरन सिरप। Yeah, they should get it tested and then, हाँ, sometimes they give on the clinical signs only. right, Hmm. maybe, yes. I mean, doctor is there to judge for that matter. Right. So wait, I think मेरे को यही बहुत इंट्रिग कर रहा था क्वेश्चन कि वही, कि अगर बहुत ज़्यादा गुस्से में है बच्चा, हम कई बार इस बच्चे की नेचर का पार्ट बना देते हैं उसको, बट एट टाइम्स दे नॉट फीलिंग गुड इनसाइड। सो ये तो हमने भी टॉटलेस का कहा कि टॉटलेस को नहीं देने चाहिए मल्टीविटामिन, वी कैन गो फॉर विटामिन डी, आयरन एंड कैल्शियम। आयरन कैल्शियम इट्स समथिंग विच वी नीड टू आस्क फ्रॉम योर डॉक्टर फर्स्ट। सो जब बच्चा बड़ा हो गया है थोड़ा, मतलब 3 to 5 वाला भी और 5 to 7 ली, उसमें डू यू रिकमेंड एनी सॉर्ट ऑफ, जैसे अब ना वो गमी बेयर्स वाली जो आती है ना जेली, और वो बहुत ट्रेंडिंग है। सो मतलब पीपल आर लाइक कि वो सब रखते हैं गमी बेयर्स, बच्चे को नहीं, चलो ये डाल दिया मुंह में। सो हाउ मच डू यू रिकमेंड दैट? So see, as I said that few parents feel that their kid is not eating very well. So उस केस में yes you can give, but you have to see the label कि प्रिजर्वेटिव तो नहीं है, कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल तो नहीं यूज़ हुए हैं उसको बनाने में, या फिर शुगर, हाई शुगर तो नहीं है उसमें। हाई शुगर तो नहीं है। सो यू नीड टू लुक फॉर सच ब्रांड जो मतलब ऐसा बनाता है कि हाँ ये सब चीज़ें नहीं हैं, ओनली न्यूट्रिटिव चीज़ें, न्यूट्रिशनल वाली चीज़ें हैं, तो आप यस कभी कभी सप्लीमेंट कर सकते हो, बट यू हैव टू मोर फोकस ऑन द डाइट। सो अगर आपका बच्चा नहीं खा रहा है तो फाइंड आउट कि वो क्यों नहीं खा रहा है, कुछ तो रीज़न होगा ना कि नहीं खा रहा है। वो पिकी ईटर है तो पिकी ईटर क्यों है? पिकी ईटर तो पैदा नहीं हुआ बच्चा, मतलब वो तो या तो हमने बनाया है या फिर वो किसी वजह से बन गया पिकी ईटर, तो उसको सॉल्व करने का ट्राई करें पहले सप्लीमेंट देने से पहले। बट यस, अगर डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं कि हाँ थोड़े दिन के लिए सप्लीमेंट दे दो ताकि बच्चे में एक बॉडी में वो नीड पूरी हो जाए, एंड देन यू कैन साइमल्टेनियसली यू कैन वर्क ऑन द डाइट in that case, but you have to see the label first. Right. And label में they should avoid for any high sugar content और any chemical जो harmful होता है बच्चे के लिए, या फिर कोई भी ऐसा कुछ भी उसमें यूज हो रहा है जो बच्चे के लिए harmful है, वो आपको देखना है। Yeah, so I think they should see the food farmer. Yes. On about in the sense, मेरे को बस यही कंसर्न था कि कहीं हम जब वो गमी कैंडीज दे देते हैं बच्चों को चलते फिरते, एंड उसकी भी डोज होती है कि दिन में 1 लो या मैक्सिमम 2, नॉट मोर देन दैट, तो कहीं वो गलत तो नहीं कर रहा है? बिकॉज अगर बच्चा अच्छा खेल रहा है, वो अच्छा खा भी रहा है, एक्टिव है और खा भी रहा है, और तब भी वो ले रहा है कैंडीज, टू रिकमेंड कि वो लेनी चाहिए? See, like it's not recommended, लाइक हाँ रिकमेंड नहीं करते कि हाँ देनी नेसेसरी है, इट्स नॉट नेसेसरी। अगर बच्चा खा पी रहा है अच्छे से तो नहीं देना है। वेस्ट में एक होता है, लाइक आई वाज आल्सो डूइंग सम रिसर्च ऑन दिस कि हाँ वेस्ट में क्या चल रहा है वहाँ पे। सो वहाँ पे क्या है ना, बच्चों को
फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा देते हैं वो लोग, मतलब वो प्योरी भी उनकी बनी हुई होगी, वो होममेड नहीं होती है, या फिर जो फ्रोज़न फूड होगा, तो दे नीड दीज सप्लीमेंट। सो आई थिंक वहाँ से वो स्टार्ट हुआ है कि हाँ, इंडिया में भी वो स्टार्ट हो गया है कि हाँ, वी ऑल्सो नीड टू गिव सप्लीमेंट टू आवर किड्स। बट अगर बच्चा अच्छे से खा रहा है तो नहीं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं खा रहा है, देन यू कैन गिव फॉर फ्यू डेज एंड देन यू कैन वर्क साइमल्टेनियसली ऑन द डाइट। राइट। आई थिंक जब नहीं खा रहा, फॉर जो डॉक्टर रिकमेंडेड मल्टीविटामिन होते हैं, Yeah. वो डॉक्टर से दिखाकर और खाकर ही खाना चाहिए। यू शुड नॉट डू ओवर द काउंटर। उसका उसका बैड इफेक्ट्स क्या है बेसिकली? बैड इफेक्ट्स तो सी पर से वो होगा कि हाई इन शुगर, अगर शुगर ज़्यादा है तो बच्चे को वही सारे बिहेवियर इश्यूज, अगर शुगर तो ऐसे ही नहीं देनी होती है बच्चों को, तो जो शुगर के हार्मफुल इफेक्ट है वो सारे होंगे। अगर कोई केमिकल ऐसा यूज़ हो रहा है कि जो, बिकॉज जो ये वाला चीज़ होता है वो फूड कैटेगरी में आता है, जो गमीज और वो सब आप बोल लो फूड कैटेगरीज में आते हो। मेडिसिनल वाले भी पूछ रहे अच्छा, मेडिसिनल वाली तो आप दे सकते हो, बट वही डोंट डू फॉर लाइक 3 मंथ्स 4 मंथs आपका चल रहा है, ऐसा मतलब कितनी देर तक? 1 मंथ के लिए। 1 मंथ के लिए कोई भी अगर आप मल्टीविटामिन ले रहे बच्चे, Then you have to give gap like 3-4 months का, and then you can repeat again. दैट इज इम्पोर्टेंट मैसेज। बिकॉज क्या होता है ना, कई बार मल्टीविटामिन हमें ही लग रहा होता है हम ओवर, बिकॉज इंडिया है, ओवर द काउंटर सब कुछ मिलता है, तो ये वाली भी दो, ये A to Z दे दो, ऐसे कर दो, यू नो, एंड यू स्टार्ट गिविंग इट टू द किड कि नहीं चलो हम अपनी तरफ से सारा ले रहे हैं, बट वो प्रोलॉन्ग तो ऑफ कोर्स ऑडियंस को डैमेज ही करेगा। सो एंड या दैट्स व्हाई आई वांटेड टू डिस्कस इट, क्योंकि इस बच्चों को जैसे ही वो बॉक्स खत्म होता था ना, कि बस इतना यमी लगता था गमी कैंडी, तो और मंगवा दो उसे, क्या और क्यों मंगवाए, रियली वी डोंट नो अबाउट इट। या बहुत सारे ऐसे मल्टीविटामिन्स की बात चल रही है, क्योंकि बहुत क्लेम करते हैं कि शायद कुछ मल्टीविटामिन्स खाने से हाइट बेटर होती है या बच्चे को भूख ज़्यादा लगती है। सो डू यू थिंक एंड व्हाट्स योर से ऑन इट बेसिकली? Okay, so I think a few days back I was scrolling Instagram and I saw one reel कि सचिन तेंदुलकर के बेटे की इतनी हाइट क्यों है, राइट? ना अंजलि तेंदुलकर बड़ी है ना मन सचिन तेंदुलकर इतना हाइट है, बेटे की हाइट क्यों है? सो इट डिपेंड्स ऑन द न्यूट्रिशन। ओके, कि आप न्यूट्रिशन अगर बच्चे को बहुत अच्छा दे रहे हो, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी बच्चे की अप टू मार्क है जो रिकमेंडेड होती है, अलोंग विद ऑफ कोर्स जेनेटिक पोटेंशियल, बट ये 3-4 चीज़ें अगर आपकी अच्छी सी हैं, तो आपका और कोई ऐसे जो मेडिसिन देते हैं लोग कि इससे हाइट बढ़ जाएगी, इससे ये मल्टीविटामिन ले लो या फिर ये मेडिसिन ले लो इसकी 2 इंच हाइट बढ़ जाएगी, दोज आर फेक। वो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको बस ये 3 चीज़ों के फोकस करना है बच्चे की हाइट के लिए। ओवरऑल जो बैलेंस न्यूट्रिशन होता है और फिजिकल एक्टिविटी शुड बी देयर, एंड द एनवायरनमेंट, हाउस एनवायरनमेंट, कि स्ट्रेस फ्री हाउस एनवायरनमेंट है, यू आर नॉट प्रेशराइजिंग द किड, दैट विल लाइक मेक श्योर दैट वो पोटेंशियल पे हो रहे हैं, रीच हो रहे हैं बच्चे। राइट, क्योंकि क्या ऐसा भी होता है कि जेनेटिकली कोई शायद पेरेंट्स भी लंबे हैं, लेट्स नॉट इफ नॉट द सचिन तेंदुलकर वाला केस, तो बट देन न्यूट्रिशन पूरा नहीं है, तो क्या वो हाइट पे फर्क पड़ेगा? यस ऑफ कोर्स, जेनेटिकली वो स्ट्रांग है। हाँ हाँ, बड़ी न्यूट्रिशन नहीं मिला ना उसको, जो बढ़ना चाहिए न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिशन नहीं मिला उसको, तो बच्चा स्टंटेड ग्रोथ होगा। सन सो मेरे को बहुत टेंशन पे, सो देन आई वाज लाइक लेट्स नॉट ओवरथिंक, लेट देम बी, बट खुद वही जितना केयर आप और उसका न्यूट्रिशनली कर सकते हो एंड फिजिकल एक्टिविटीज दे सकते हो, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। एंड आई एम श्योर आपके पास बहुत से पेरेंट्स आते होंगे कि मेरा बच्चा खाता नहीं है कुछ, बहुत पिकी ईटर है। सो व्हाट आर द बेसिक रीजन जो पिकी ईटर वाली टर्म बनी है, ये उन्हें क्यों बनी है, कहाँ से इसका ओरिजिन, रूट कॉज क्या है, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। So let me tell you few stories from Baby Nama mothers only. So one mother came to me 1 month back, 18 months baby, and the mother was in Canada. ठीक है, so we have parents all over world, like around 70 countries में है हमारे सारे जो parents हैं, because जो NRIs होते हैं वो they love to discuss with the Indian pediatricians and we provide them that. So the mother was giving puree form through the syringe because the bachcha was not eating.
any other form. 18 months का बच्चा इमेजिन सेविन से दे रही है the mouth हाँ में syringe डाल के हाँ okay ठीक है, क्योंकि उसने बोला कि मैम ये ऐसे खाता ही नहीं, मतलब ठीक है. सो व्हाट वुड यू से. सेकेंड मदर मेरे पास आई कि नहीं 2 साल का बच्चा था आराम, वो बोलते कि ओनली प्योरे खाता है, मतलब जो बिल्कुल मैस्ड प्योरी नहीं होती, बिल्कुल ब्लाइंडर से जो 6 महीने का बच्चा खाता है वो बिल्कुल प्योरे खाती है और सेलेक्टिवली 4-5 फूड ही खाती है. ठीक है. सो अगर आप बच्चे का हैबिट शुरू से ऐसा डाल रहे हो जो बच्चा आगे बड़ा होके कैसे सही से खाएगा, राइट. सो पिकी ईटिंग तो यहाँ से डेवलप होती है कि आप उसको राइट कंसिस्टेंसी दे ही नहीं रहे कि 6 महीने का बच्चा फूड अगर 2 साल का बच्चा को दे रहे हो तो कैसे अच्छी हैबिट डेवलप होंगी ना. सेकेंड चीज, वी आर मिलेनियल पेरेंट्स, वी डू प्रोवाइड ऑप्शंस कि ठीक है ये नहीं खा रहा तो ये खा रहे, ये नहीं खा रहा तो ये खा ले, ठीक है चल ठीक है ये प्योरे नहीं खाना है, मैं दूसरी कुछ बना के लाती हूँ फेवरेट, ठीक है ये भी नहीं खाने का मूड है, मैं तीसरी प्लेट, क्योंकि हमारे पास हेल्प है कि हाँ चल ये बना दे दीदी, ये बना दे ठीक है. तो ठीक है हेल्प में, ये तो हम खुद ही रेडी हो जाते हैं कि हाँ ठीक है बना लो, ठीक है. तो दैट इज वेरी कॉमन रीजन फॉर द पिकी ईटिंग कि हम इतने सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करा रहे हैं, उनका ब्रेन डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, राइट. पहले के ज़माने में क्या होता था कि हाँ यही बना है यही खा ले घर में, तो पिकी ईटिंग तो नहीं था पहले ना, जो घर में बढ़ रहा है वही खाना है, राइट. सो अभी के ज़माने में हम मिलेनियल पेरेंट, हम सब कुछ देना चाहते हैं अपने बच्चे को जो हमें नहीं मिला. सो उसको इतनी वैराइटीज दे देते हैं कि ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि क्या रहा है, देन उस पे से वो 5 चीज़ सेलेक्ट कर लेगा कि यही खाना है, ठीक है. और जब आप दूसरी चीज़ देने का ट्राई करोगे देन वो बोलेगा कि हाँ नहीं मुझे तो फेवरेट वाली चाहिए, देन वो पिकी ईटिंग हैबिट डेवलप हो जाती है, ठीक है. सो पिकी ईटिंग हैबिट का मोस्ट कॉमन रीजन ये होता है, वही सिग्नल्स मिल रहे हैं ना ब्रेन को सिग्नल चाहिए तो ये नहीं तो ये मतलब इट इज एन ऑप्शन यही चूज का यही चूज करना है, ठीक है ये मेरा फेवरेट बन चुका है यही चूज करना है, तो पिकी ईटिंग तो वहीं से डेवलप हो जाती है. सेकेंड है कि बच्चा खाना नहीं खाता है, ठीक है. खाना क्यों नहीं खाता है, क्योंकि एक है कि आप मॉडलिंग नहीं कर रहे हो खाना, या फिर आप डिस्ट्रैक्शंस यूज कर रहे हो. नहीं डॉक्टर साहब टीवी देख के खाना खाता है, चाहे कुछ भी कर लो टीवी देख के खाना नहीं खाएगा ये, ठीक है कोई बात नहीं, एक दिन नहीं खाने दो, इट्स ओके. बच्चा का बॉडी में इतना रिजर्व है कि नहीं खाएगा एक दिन तो चलेगा उसका मशीन है, नहीं डॉक्टर साहब ऐसे कैसे. तो ऐसे ऐसे मॉम्स देखी है मैंने जिनको मतलब स्क्रीन टाइम 2 to 3 hours 10 months के बच्चे को कि हाँ खाते टाइम मतलब खाना है देना है, खाएगा ही तब जब वो मतलब टीवी दे दूंगी मैं, तो उनको छुड़ा के देन वो किया है. जो ये सिरिंज वाली मदर थी इसको भी मैंने अभी शी इज लाइक for last 1 month she's trying and now बच्चा is eating mashed food properly अच्छे से. So my point is कि तो हेल्प पर आपने क्या वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है इफ यू वुड एक्सप्लेन कि आजकल नॉट जस्ट जो आप जिनकी बात कर रहे हैं, आई थिंक मैक्सिमम बच्चे टीवी या वन और द अदर स्क्रीन लेकर खाते हैं. तो व्हाट इज दैट 1 2 3 स्टेप कि जिससे एटलीस्ट वो स्क्रीन से हटकर डाइनिंग पे एटलीस्ट अपने हाथ से खाना शुरू करे. सो देयर हैज टू बी प्रोसीजर, क्योंकि हम एकदम से बच्चे से फोन ले लेंगे और वो चिल्लाएगा रोएगा और मुझे नहीं खाना, ड्रामा होगा पूरा. बट देन एट टाइम्स इट एट द एंड पेरेंट्स ही हार्डली कहते हैं अच्छा ले भाई, यू नो दैट्स मैं साइकिल में हर जगह देख रही हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. ऑफ कोर्स आपको नहीं करना है, इंट्रोड्यूस नहीं करना है. लाइक माई डॉटर 6 months लास्ट 15 days से हम दे रहे हैं फूड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि आपको इंट्रोड्यूस ही नहीं करनी है स्क्रीन ना. कब आप 6 months पे स्टार्ट करें, स्टार्ट विद द राइट कंसिस्टेंसी जो हम सिखाते हैं हमारी सॉलिड क्लास में, न्यूट्रिशन क्लास में, कि स्टार्ट विद द राइट कंसिस्टेंसी. सो हमारी डॉटर 6 months की है, सो हम ना उसको आराम से मैसी होने देते हैं, खुद ले कटोरी से खा ले, चम्मच पकड़ के जैसे जहाँ फैलाना है. हाफ ऑफ द फूड शी ईट्स, हाफ ऑफ द फूड शी स्प्रेड. सो वो होता है उसका ना. बट हाँ ठीक है उसको खुद को पता चल गया कि हाँ मुझे यहाँ से लेके खाना है, तो दैट इज फर्स्ट स्टेप कि हाँ वो खुद से उसको समझ आ रहा है. जैसे हम उसको हाई चेती बिठाते हैं वो पूरा एक्साइटेड हो जाती है फूड आने वाला है. सो दैट इज सेकंड थिंग कि हाँ उसको पता है कि अब ये खाने की जगह है, यहीं पे खाना मिलेगा और देन अब खाना आने वाला है, इसलिए मुझे हाइजीन. तो गुड जो ईटिंग हैबिट्स हैं दोज आर लाइक प्रिवेंटिव मेजर्स कि आपका बच्चा पिकी ईटिंग नहीं होगा और अच्छे से खाना खाएगा.
सेकेंड चीज़, अगर आपने स्टार्ट भी कर दिया है स्क्रीन टाइम देना, नाउ यू हैव टू रिमूव, सो रिमूव विद 1 मील। कि आप अगर 3 मील्स में स्क्रीन दे रहे हो तो रिमूव विथ 1 मील एंड रिमूव मोबाइल ऑल टुगेदर एंड स्टार्ट इन द टीम। क्योंकि जो मोबाइल होता है दैट इज़ मोर एडिक्टिव, कि वहाँ पास में ही देख रहा है बच्चा और खा रहा है, उसका ध्यान ही नहीं जा रहा खाने पे ना। एटलीस्ट बिग स्क्रीन पे दिखेगा तो इतना ज़्यादा एडिक्टिव नहीं होगा। तो स्टार्ट विद द 1 मील, ऑल टुगेदर टैब और जो मोबाइल दे रखा है उसको तो रिमूव ही कर दो बिल्कुल भी टीवी पे, एंड देन स्लोली 1 मील से 2 मील एंड देन 3 मील। टेंट्रम्स होंगे, हर बार होते हैं, कोई बात नहीं, 1 मील नहीं खा रहा है उसके बाद, एंड बी अ रोल मॉडल। आप फ़ोन दे के खाना नहीं खाओ, मतलब आप भी सेम कि हाँ उसी टेबल पे बैठ रहे हो। अगर मोर देन 1 ईयर का बच्चा है तो यू कैन शेयर सेम प्लेट एंड सेम फूड, राइट। तो वहाँ पे बैठ के खा रहे हो, स्टार्टिंग में ठीक है खुद से नहीं खा रहा, आप खिलाओ उसको कि हाँ चलो मैं खिला देती हूँ आपको ना, एंड स्टोरी सुना दो। तो यूज सम अदर डिस्ट्रैक्शन जो लेस स्टिमुलेटिंग, लाइक स्टोरी सुनाना, गाने सुनाना, बुक रीडिंग करना, कोई टॉय लेके उसको, जो उसका फेवरेट टॉय है उसका, तो वहाँ से वहाँ शिफ्ट करो एंड देन वो धीरे धीरे वो भी डिस्ट्रैक्शन आप हटाओ। तो खाने का फोकस खाने पे ही होना चाहिए। वन ऑफ माई फ्रेंड लाइक उसका 4 साल का बच्चा था जब मतलब वी बिकेम फ्रेंड, तो वो ना टीवी देख के ही खाता था। तो मैंने कहा इसको तो टेस्ट का पता ही नहीं होगा कि क्या करे सुमित्रा की ये, मैंने कहा इसको तो हटाओ सही। सो उसने हटाया स्क्रीन एंड आफ्टर लाइक फ्यू डेज, मामा सब्जी में नमक कम है। तो शी वाज लाइक ओके काइंड, क्योंकि ये कि नोटिस किया मैंने कहा, क्योंकि बच्चे को तो पता ही नहीं है कि क्या जा रहा है अंदर। इवन हम बड़े अगर टीवी देख के खाना खाते तो हमें खुद को ही नहीं पता हो रहा था कि क्या खा रहे हैं हम, एग्जैक्टली कितना खा रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, बिकॉज ध्यान तो माइंड माइंड कहीं कहीं और है, और है, हाँ, हाँ, टू to दैट that मैटर। matter. राइट, हाँ, मैंने सोचा मैंने एक पॉइंट शुरू करा था पर वो कंप्लीट नहीं हुआ। सो इट्स लाइक थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट अप कि इस तरीके से हम धीरे धीरे, इट शुड बी, मुझे ऐसा लगता है कोई भी चेंज लाना है ना जो खराब भी हो चुका है लेट्स से, इट शुड बी वेरी प्रोसेस ड्रिवन इन द सेंस वो धीरे धीरे ही होगा। और हम इम्पेशेंट होकर जब ले लेते हैं, और बच्चे के अपने टैंट्रम्स नॉर्मल ही है क्योंकि उसने वो देखा ही नहीं है। सो अब बहुत से बच्चे जब नहीं खाते हैं तो मैंने कई बार अपने फ्रेंड सर्कल में भी सुना है कि जैसे मैं तो ना इसको एपेटाइजर वाली कोई मेडिसिन है वो दिलवा रही हूँ बिकॉज इसको तो भूख ही नहीं लगती तो कुछ खाता ही नहीं है। सो हाउ मच इज दोज मेडिसिन मतलब इफेक्टिव, और बट हाउ डू दे, मतलब उससे कैसे इंक्रीज हो सकती है? ओके, सो लेस देन 2 ईयर्स में कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है, कोई भी एपेटाइटिस स्टूलेंट नहीं है अभी तक। तो वो तो अगर कोई लेस देन 2 ईयर में दे रहा है तो प्लीज़ स्टॉप इट। वो रिकमेंडेड नहीं होता, कई बार डॉक्टर लिख देते हैं बट रिकमेंडेड नहीं होता। अगर आप फटल देखोगे तो मोर देन 2 ईयर्स के लिए होता है हमेशा ना। संगीत में ना इनमें ओरेक्सिन होता है जो जाके ब्रेन में जो हंगर पॉइंट होता है उसको स्टूमुलेट करता है। ओरेक्सिन हार्मोन होता है जो जाके हंगर पॉइंट को स्टिमुलेट करता है ब्रेन में, तब बच्चा थोड़ा सा वहाँ से फिर स्टमी को इंडिकेशन मिलता है, देन उससे थोड़ा बच्चा हंगरी फील करता है। बट लॉन्ग टर्म में देर आर सो मेनी साइड इफेक्ट्स ऑफ इट, सो यू शुड नॉट गिव, इफ़ यू आर गिविंग देन गिव फॉर 1 वीक और 10 days, डोंट गिव बियॉन्ड दैट। क्योंकि नहीं तो फिर हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, सेडेटिव होते हैं, बच्चा सोता रहेगा और भी बच्चा कई बार इरिटेबल हो जाता है बच्चे को, क्योंकि ब्रेन इरिटेबल हो जाता है तो बच्चा इरिटेट फील करेगा। तो ये सारे काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो इसके होते हैं। तो स्टूमुलेंट इन जनरल इज़ नॉट रिकमेंडेड। इससे बेटर है कि जो फूड में स्टूमुलेंट होते हैं, लाइक पपाया है, पपाया से डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होगा, देन उससे थोड़ा सा भूख लगेगी। तो जो फूड वाले हैं कि जल्दी जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं, तो वो आपको इंक्लूड करो अपने बच्चे के ऊपर। कैन यू नेम सम सच फूड? पपाया है, फ्रूट्स में सारे जो फ्रूट्स हैं, वाटरी फ्रूट्स है, वो वाटर होता है, बहुत ही जल्दी पच भी जाएगा, देन डाइजेस्ट हो जाएगा, देन बच्चे को जल्दी से भूख भी लग जाएगी, न्यूट्रिशन भी चला जाएगा। लाइक अभी वाटरमेलन है, मैंगो है, सारे जो फ्रूट्स हैं उसमें आते हैं। वेजिटेबल्स में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होती हैं, गट हेल्थ के लिए अच्छी होती है। तो वो अब पेरेंट्स बोलते हैं कि आप तो बोल देते हो ग्रीन लीफी वेजिटेबल कौन सा बच्चा खाता है, ठीक है। सो ऐसे नहीं कि अगर ऐसे नहीं खाता है तो आप मिक्स कर दो इसमें ना, आटे में गूंद लो। मतलब अगर पालक है आटे में गूंद लो, बीट रूट है आटे में गूंद लो, बच्चे को भी कलरफुल रोटी मिलेगी और पराठा मिलेगा तो उसको और अट्रैक्टिव होगा। तो यू हैव टू पुट सम एफर्ट्स। बिल्कुल। सब वही बिकॉज मेरे को भी ना वही लग रहा था कि
many parents and many my friends are giving those appetizer, और मुझे फिर ऐसा लगता था कि यार आई रियली डाउट कि देने चाहिए कि नहीं. So I mean now I'm coming to that baby sleep expert वाला your thing. So एक तो होता है कि बच्चे इनिशिएट नहीं कर पाते हैं सोना, या फिर वो बहुत ही इरिटेबल उनका वो है नाइट. तो सबसे पहले आई थिंक बहुत से बच्चे जो सोना इनिशिएट नहीं कर पाते हैं, एंड आई एम मॉमी ऑफ 2 सच किड्स जिनको माँ चाहिए कभी कुछ कर दो, कभी हेड पे कर दो, कभी टांगों की मसाज कर दो, हमारी बैक पे जिगजैग कर दो. सो 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 इट्स लाइक हाउ डज कि बच्चा अपने आप सवेरे और सो जाए. इट्स नॉट बिकॉज यू वांट इट इजी वे, बट इट्स इम्पोर्टेंट कि वो अब इंडिपेंडेंट भी हो रहा है और बड़े भी हो रहे हैं. Yeah. So let me tell you my story. Before I become a sleep expert, like I think my son was around 3.5 years. तब तक हम उसको घुमा घुमा के सिलाते थे. ट्रस्ट मी, मी एंड माई हस्बैंड यूज्ड टू से कि मेरी तो एक्सरसाइज हो जाती है, कौन सा और कितनी दिन ही घूमेगा, ये बड़ा हो जाएगा फिर तो कौन सा घुमाना है हमें, राइट, लाड प्यार में कि हाँ. बट वही होता था कि वो खुद से सो ही नहीं पाता. मतलब उसको रॉक करो, घुमाओ फॉर गुड 15-20 मिनट, सम टाइम 30 मिनट्स ऑल्सो. एंड उसके बाद में भी रात में भी अगर जग गया तो उसको उठा के घुमाओ, डैडा घुमाओ, मम्मा घुमाओ, तो वो हो रहा था. ठीक है. देन आई स्टडीड एंड डिड सम रिसर्च एंड कि मैंने कहा क्या कर रहे हैं हम लोग, कितना गलत कर रहे हैं बच्चे की साथ पे था. अपने साइड भी थोड़ा थोड़ा कुछ दैट डे वी स्टॉप्ड रॉकिंग. ठीक है, सोना है, खुद से सोना है, मम्मा डैडा यहीं पे सो रहे हैं, आपको खुद से सोना है. देन लाइक आई थिंक इट टुक 1 वीक, बट हाँ 1 वीक के बाद में अब वो स्टोरी सुन के खुद से सो जाता है. सो इट इज़ मैटर ऑफ योर इनिशिएटिव कि आप बच्चे के साथ में कैसे वो कर रहे हो. लाइक अगर बड़ा बच्चा हो गया, समझदार है बच्चा, तो आप उसको क्या मम्मा डैडा भी सो रहे हैं, आप भी सो जाओ, लाइट स्विच ऑफ. मतलब हम भी सो रहे हैं, आप भी सो जाओ. तो खुद से जब स्टार्ट करेगा सोना, सो वो खुद से सो जाए. मतलब ऐसा नहीं है कि यार छोटे बच्चे ठीक है. लाइक मेरी जो डॉटर है उसको हम ऑफकोर्स अभी तक थोड़ा सा रॉक करना पड़ता है, लाइक 5 मिनट्स ही शी नीड्स, नॉट मोर देन दैट. बट वो 5 मिनट्स का हम करते हैं, देन वो सो जाती है, देन हम उसको नीचे बैग पे सुला देते हैं. बट बड़े बच्चों में वो खुद से, इवन 1 ईयर का बच्चा भी खुद से धीरे धीरे करके उसको अगर डायलॉगिंग करते हैं, लाइट स्विच ऑफ करके प्रिटेंड करते कि हम सो गए आप भी सो जाओ, तो वो सो जाता है, क्योंकि उसका ब्रेन उसी तरह से ट्रेन हो जाता है. तो आपको भी वो सेम ही करना है कि हाँ भाई अब हो गया है, मैं ये सब नहीं करूँगी. आप खुद से विद इन 1 वीक दे विल स्टार्ट स्लीपिंग. टू वेज कि आप बस उसके साथ खुद लेट जाओ और हाँ, खुद लेट जाओ, खुद सो जाओ, प्रिटेंड करो कि आप भी सो गए हो. घर के सारे, दे शुड नॉट बी एनी लाइट, क्योंकि एनी काइंड ऑफ लाइट विल हैम्पर मेलाटोनिन हार्मोन सिंथेसिस. दैट इज अ काइंड ऑफ रेफरी टू द रेस ऑफ स्लीप. कि मतलब वो विसल बजाता है कि हाँ अब हो गया टाइम तो सो गया. तो एनी काइंड ऑफ लाइट, इवन बाथरूम लाइट, नाइट लाइट, अपार्ट फ्रॉम रेड लाइट, any kind of light will hamper the or stimulate the brain. So it should be pitch dark. Okay, so the room should be absolutely Absolutely dark. उसमें तो कई बार बच्चे कहते हैं हमें डर लग रहा है. हाँ, तो उनको कई सारी बुक्स आती है वो कि हाँ डर से कैसे, क्योंकि डर हम ही थोड़ा सा वो करते हैं, हाँ इससे डरो उससे डरो. बच्चे तो नहीं बॉर्न होते हैं फियर के साथ में. तो वो थोड़ा, अगर आप बच्चे को डर लग रहा है या कुछ ऐसे उसको लग रहा है कि नहीं अंधेरे में नहीं रहना है, तो उनको दिन में डायलॉगिंग करो कि देखो हाँ आपको डर लगता है, इट्स ओके टू बी स्केयर्ड, बट मम्मा डैडा आपके बगल में ही सो रहे हैं. कुछ आपको लगे तो आप बता दो कि हाँ मुझे इससे डर लग रहा है, यू कैन होल्ड माई हैंड, like those kind of things you can do. Right, because I have tried almost everything. मैं तो I sleep with them और फिर मैं सोने की भी एक्टिंग करती हूँ. And I even started those binaural beats जो मतलब जो sleep hertz होते ना 6 to 8 hertz था, कौन सा था so that would induce and calm them down. Then I started with chants, lot of कि सहस्त्रनाम सुन लो, बीज का कभी ललिता सहस्त्रनाम सुन लो और सुनते सुनते सो जाओ. Then कभी affirmations करा, कि making them really peaceful. I try whatever ways, but then मुझे लगता है कि सो गए हैं, I go to my room
तो थोड़ी देर बाद फिर आ जाएगा, मम्मा आप क्यों चले गए थे? It depends bedtime routine आपसे. What kind of bedtime routine you follow? So depends on bedtime routine also. अगर 2 घंटे से पहले स्क्रीन दिया है, मतलब within 2 hours of the sleep अगर स्क्रीन मिला है, कुछ ओवर स्टिमुलेटेड एक्टिविटी की है, तो वो सो बेड टाइम रूटीन में क्या होता है ना कि आप एक फिक्स बेड टाइम रूटीन रखो. फिजिकल एक्टिविटी में कितना गैप होना चाहिए स्लीप से? एटलीस्ट 30 मिनट्स का. 30 मिनट्स. हाँ. तो क्या करना है कि आपको डिनर देना है, देन फिजिकल एक्टिविटी करनी है, विगरस फिजिकल मतलब लाइक 15 मिनट्स का गैप देके, एंड देन फिजिकल एक्टिविटी जो ब्रेन को स्टिमुलेट कर रही है कि हाँ मतलब कैलोरीज बर्न कर रही है जो हमने खाया है. उसके बाद आपको कामिंग एक्टिविटी पे जाना है. सो दिस इज द प्रोसेस कि हाँ आपने अच्छे से अपना बॉडी थोड़ा सा टायर कर लिया, देन आपने कामिंग एक्टिविटी लाइक बुक रीडिंग, स्टोरी लिसनिंग, वो सारा आपको करना है, या फिर आपने म्यूजिक सुन लिया, एंड देन यू गो टू स्लीप. सो ये एक फिक्स बेड टाइम रूटीन होना चाहिए. उससे बच्चे का बॉडी अपने आप इंडिकेट करने लग जाता है. जैसे अब मेरी डॉटर को यहाँ डिनर दिया, बेथ करवाया, एंड देन उसके क्लोथ चेंज की, एंड देन उसको थोड़ा सा कि हाँ ठीक है टमी टाइक दे दिया एंड ऑल दैट, एंड उसके बाद वो उसको सुलाने ले जाते हैं. तो उसके बाद वो शी विल स्टार्ट गिविंग स्लीपिंग क्यूज कि ना स्लीपिंग क्यूज अब दे रही है तो विश. एंड वन मोर थिंग, बेड टाइम ऑल्सो समटाइम्स इम्पैक्ट द नाइट स्लीप कि बच्चा शुड स्लीप बिटवीन 8 to 9:30, मतलब आइडियली 7:30 to 8:30. 7:30 to 8:30. Yes, because you should follow the sunrise and sunset पैटर्न फॉर द बायोलॉजिकल क्लॉक, बिकॉज ह्यूमन बॉडी उसी तरीके से बनी हुई होती है कि सनसेट और सनराइज का आपको फॉलो करना है स्लीप के लिए, तब आपकी बॉडी सबसे अच्छे से ग्रो करेगी. तो वो बच्चों के लिए बेस्ट होता है. सो हम लाइक इन माई केस विल मेक श्योर कि बिफोर 9 किड्स शुड स्लीप. राइट. और अगर सोने का टाइम थोड़ा लेट हो गया है तो भी रीजन हो सकता है कि Yes. बस वो नींद थी, एवी दैट साइकिल डिस्टर्ब हो गया और वो टल गया है, आई डोंट नो, जैसा. ओवर टाइटनेस में कभी भी अच्छी स्लीप नहीं मिलती है. और अगर कई बार होता है ना कि पेरेंट्स अरे ये थका हुआ अच्छे से सोएगा नहीं, ऐसा नहीं होता है. दैट्स अ बिगेस्ट मिथ. Yes. थका दो बच्चे को फिर वो अच्छे बच्चे खुल रहेगा, ऐसा नहीं होता है. बच्चे का ओवर टाइड अगर आपने करा दिया, बॉडी विल बी flooded with the cortisol hormone, stress hormone, and then the stress hormone will overstimulate the body, and then the baby will not sleep well. So cortisol and melatonin is like opposite. कि अगर बॉडी में cortisol यहाँ रहेगा तो melatonin यहाँ रहेगा. ओके. सो नाउ अब मुझे थोड़ा सा ना आई कुड ब्रेक इट डाउन स्पेशली फॉर माय किड कि यस इज इनटू लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. तो वो अपनी गेम्स खेलकर ही कम्स होम अराउंड 8. तो It is very late. हाँ, because that's how the timings the school के and everything is set to go there, and then आकर भी he doesn't sit, he starts with his bat again, and फिर उसको पकड़ के खींच के जस्ट डिनर करवा कर ही को एंड कि अब थोड़ा सूदना करे, ब्रश करो, ऐसा करो, ये सब, and it takes another, so it is around 9:30ish to quarter to 10 के around. That's the time. So I think the timing is also not so favorable. Also, yes, is overexerted too. हाँ. So overexertion से बच्चा सोता नहीं है, उससे I think the body gets even more charged up for them. मेरे ख्याल से ये हो रहा है इसके केस में. And so it's an important message क्योंकि हम कल भी ऐसा था कि मैंने बच्चों को इतना स्विमिंग करवा दिया because I was busy here. तो मैं बोला बच्चे सो जाएंगे तो बिकॉज दे थक गए हैं. हाँ, बिकॉज इट्स वेरी मच वायर्ड कि थका दो और सो जाएगा, वो ऐसा होता नहीं है. कई बार आपने नोटिस किया होगा कि हाँ बच्चा इवन थका होता है, अगर आप मिस कर देते हो बेड टाइम, देन वो और ज़्यादा स्टूलेट हो जाते हैं बिकॉज उनकी बॉडी में वो सेम कॉर्टिसोल हार्मोन पूरा पीक पे होता है कि हाँ अगर आपने स्किप कर दिया ना तो फिर आपका बच्चा और ज़्यादा लाइक वो होगा. तो ये जब मैं स्लीप कंसल्टेशंस लेती हूँ मदर्स के ना, तो वो यही होता है. सो स्लीप में क्या होता है ना, इंडिया में बेसिक चीज़ें भी नहीं पता होती हैं पेरेंट्स को, लाइक बेड टाइम रूटीन फॉलो करना है, वेक विंडो फॉलो करना है बच्चे का. वेक विंडो बेस वेक विंडो मीन्स बच्चा शुड स्लीप
like after this gap. So let's say बच्चा is 3 months old. So baby should sleep every 1.5 to 1.75 hours. ऐसे नहीं कि आप उसको 3 घंटे जगा के रखते हो, 4 घंटे जगा के रखते हो. दैट इज़ नॉट राइट थिंग. Okay. क्योंकि अगर आपने 3 घंटे जगा लिया बच्चे को तो बच्चा सेम ओवर टायर्ड हो जाएगा एंड दैट बच्चा विल नॉट स्लीप वेल एंड दैट उसकी स्लीप भी अच्छी नहीं होगी. तो कई बार होती है कि मदर्स आ रही हैं 4 महीने के बच्चे को लेके कि डॉक्टर साहब 5 घंटे तक नहीं सोता है, 6 घंटे तक नहीं सोता है. क्योंकि वो 4 महीने का बच्चे ना खुद से इनिशिएट नहीं कर पाता है स्लीप एंड पेरेंट्स को लगता है कि थक थका काफ़ी खुद ही सो जाएगा. ऐसा नहीं होता है. सो यू हैव टू फॉलो द वेक विंडो Okay. द एज appropriately. तो ये एज अप्रोप्रिएट बेक विंडोज कितनी होनी चाहिए? Can you So, like for less than 2 months or 3 months, 1 to 1.5 hours week window कि हाँ इसमें तो सुलाना ही है बच्चे को, चाहे आप वो घुमा के सुलाना है बट सुलाना है. ठीक है. उसके बाद थोड़ा सा इंक्रीज होती है 1.75 आवर्स. 6 मंथ्स पे जैसे अभी मेरी डॉटर है तो वी आर फॉलोइंग 2 to 2.5 आवर्स कि उसको सुलाना ही है 2 to 2.5 आवर्स. देयर इज़ नो ऑप्शन Okay. कि हाँ घुमा के सुलाना है, फीड करा के सुलाना ही है ताकि शी कैन सीट वेल. सो एंड आफ्टर दैट लाइक बिटवीन 7 to 8 मंथ्स में उसका 2.75 आवर्स हो जाता है अराउंड. तो उसके अकॉर्डिंग नैप भी होती हैं. जैसे छोटा बच्चा होता है 5-6 नैप लेता है डे टाइम पे ना. देन फॉरवर्ड बिकॉज इट वाज लॉन्ग. हाँ वही हाँ बिकॉज या एंड आप जब भी ऐसे डिस्कशन कर रहे होते हो ना साथ के साथ आप अपने बच्चों के साथ भी रिलेट कर रहे होते हैं. सो साइको में इतना लंबा सोता था तब या एंड देन नाउ यस आई एम स्ट्रगलिंग. मेरे बच्चे तो दोनों नैप ही नहीं लेते. So they don't sleep. Yeah, but and they'll be coming to that age group anyhow. हाँ तो लाइक 8 to 9 मंथ्स में वो एक नैप ड्रॉप कर देते हैं, 2 नैप्स पे आ जाते हैं. देन बाय द 15 मंथ्स वो 1 नैप पे आ जाते हैं. तब वो वेक विंडो अराउंड 4 to 5 आवर्स हो जाता है. देन 2 years पे वो 6 आवर्स हो जाता है, 6-7 आवर्स हो जाता है. तब वो एक नैप पे शिफ्ट हो जाता है. तो धीरे धीरे करके एक वेक विंडो बढ़ जाता है. तो अराउंड 4-5 years पे वो पूरा 10 आवर्स हो जाता है कि हाँ हम नैप नहीं लेंगे अब. तो वो इसलिए फिर वो बड़े बच्चे नैप नहीं लेते क्योंकि उनका वेक विंडो बढ़ जाता है, 10-12 आवर्स हो जाता है. So it is okay. It is just like a 7 years old or 5-year-old kid doesn't take a nap. Yes, it's completely okay. But then the baby should sleep by 8. Yeah. ऐसे नहीं है कि हाँ वो भी. कितने hours की sleep surely लेनी चाहिए age wise? So age wise newborn 18 to 20 hours. Then around 3 months 4 months वही 18 hours, 17 to 18 hours. 6 months they 15 to 16 hours at least. And then by 1 year they should take at least 12 to 13 hours. And the toddler age group पे वो 11 to 12 hours. And 5 years का 10 to 12 depending on the kid also. Sometimes they take more but हाँ at least 10 to 12 hours so लेना ही चाहिए. So and then 5 to 10 years में 8 to 9 या 8 to like 9 to 10 9 to 10 हाँ 9 to 10 hours तो होनी चाहिए इससे क्योंकि they are growing, they need their sleep. Yeah. And that's an important piece of information because yeah मुझे कभी लगता था कि वो nap लेना चाहिए and वो लेते नहीं है. And अगर तो nap ले लिया तो फिर 12 बजे नहीं. cause impact है तो 12-1 बजे तक उनको नींद नहीं आती. फिर हमें कहेंगे और सुला लो हम दिन का. So yeah it is important because अच्छा एक तो हो गया sleep initiation. एक हो गया कि इतना wake window और इतना sleep time होना चाहिए. Now there are many kids जो हर 2 घंटे बाद उठते हैं. So I don't know what triggers them. मुझे आज तक नहीं because I'm still the mom of मतलब मेरा elder one is 9-year-old today और मेरे को 9 साल हो गए. I have not slept for continuous 3 hours as well. मेरे 3 घंटे क्योंकि वो आज मतलब आप सोचो अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ तो ऑब्वियसली बच्चा भी जब से हुआ है वो every 2 hours उसको कुछ होता है ही gets up. So what could be the real reason? So sometime as I told you even my son जो मतलब हमने 3 साल जो मैं सब किया उसकी स्लीप के साथ किया हम वो एसोसिएशन बन जाता है बच्चे का ना कि आप एवरी 2 आवरली जग रहे हैं फीड कर रहे हैं या फिर आप रॉक करके सुला रहे हो. तो जो एसोसिएशन है या फिर आप पेसिफायर दे रहे हो या कुछ ऐसा एसोसिएशन बना हुआ है जिससे वो हर 2-2 घंटे में और वो एसोसिएशन आपने हटाया नहीं है. तो एक तो वो चीज़ होती है जिससे बच्चा इवन 2-2 घंटे में बिकॉज वो ना वहाँ से स्लीप साइकिल चेंज करते हैं. जो बड़ों का स्लीप साइकिल होता है वो 2 घंटे के आसपास होता है. इवन हम भी कुछ थोड़ा सा लाइट फीड करते हैं लाइट स्लीप में जाते हैं हर 2 से 3 घंटे के बाद में देन अगेन वी स्लीप.
बट बच्चों में कई बार होता है कि दे कैन नॉट ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्लीप साइकिल टू अनदर स्लीप साइकिल अगर वो इंडिपेंडेंट स्लीपर नहीं है। जैसे कि अगर मतलब जब वो सो रहे होते हैं तब वो इंडिपेंडेंटली नहीं सो रहे होते हैं, तो उनका सेम साइकिल चल रहा होता है, दे नीड हेल्प to go back to sleep after 2 hours also. So that is one most common reason कि वो बच्चों के साथ में होता है। सेकंड होता है बच्चे कई बार नोज का जो होता है पैसेज वो इतना ओपन नहीं होता अच्छे से, या फिर नैरो होता है, जैसे वो माउथ ब्रीदिंग करते हैं। ओके सो माउथ ब्रीदिंग इज अनदर रीजन फॉर द फ्रीक्वेंट वेकिंग्स, नाइट वेकिंग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट तो कई बार होता है कि कंफर्ट नहीं होता है कि एसी ज़्यादा पे चल गया या फिर कम पे चल गया, टेम्परेचर कंबल नहीं ओढ़ रखा है, उस चक्कर में नींद खुल जाती है। लाइक ये 3-4 रीजंस होते हैं। व्हाट शुड वी डू? ये अब लेट्स से अगर बच्चा हर 2 घंटे में उठ रहा है या डिस्टर्ब हो रहा है, अब उसको करेक्ट करने के लिए व्हाट शुड बी द You should not intervene. as in As in, you should not talk, you should not intervene. Let the kids sleep by themselves again. If they are asking, दोबारा फैसिलिटेट नहीं, दोबारा फैसिलिटेट नहीं करना है। अगर दे आर आस्किंग फॉर वाटर, यू कैन कीप वाटर एंड उनको पहले सोने से पहले बता दो कि अगर रात में पानी पीना है तो यहाँ पे पानी रखा हुआ है, ठीक है। सो यू शुड नॉट एंटरटेन, यू शुड नॉट इंटरवीन, then they will start combining or transitioning from one sleep cycle to another sleep cycle themselves. ओके आई मीन अगर अच्छा अब ना आई स्टार्ट विद द सेपरेट रूम थिंग, तो वो उठ के मेरे रूम में भी आ जाएगा नॉक करके। हाँ, तो उनको दिन में डायलॉगिंग करवा कि आपको रूम में नहीं आना है। नाउ यू आर इंडिपेंडेंट, यू हैव टू स्लीप इन योर रूम। सो लाइक 9 ईयर किड इज ओल्ड अनफ टू अंडरस्टैंड कि हाँ अब आपको खुद के रूम में ही सोना है, मम्मा डैडा को सोना आता है, दे आर लाइक ऐसे करके। सो स्लोली डायलॉगिंग वर्क करता है इनके साथ में ना। बुक्स वगैरह कुछ ऐसा बुक आप ले लो जिसमें ऐसे है कि हाँ बच्चा अलग सो रहा है और बड़ा बच्चा हो गया तो दे आर शेयरिंग देयर ओन, मतलब दे आर हैविंग देयर ओन रूम सेट ऑफ, दे आर हैविंग देयर ओन इंडिपेंडेंस। तो उनको फायदे भी बताओ, देखो आप अपने खुद के रूम में कुछ भी कर सकते हो, मम्मा होगी तो ये टोकेगी, ये करेगी, आपको ये मना करेगी, ये करेगी, बट आप नाउ यू हैव योर ओन रूम, राइट। सो ऐसे करके डायलॉगिंग बहुत अच्छे से वर्क करती है बच्चे के लिए। तो आप दिन में उनके साथ में एवरी डे डू दिस डायलॉगिंग फॉर 10-15 मिनट्स, एंड जब सोने जा रहे हैं उससे पहले भी आप सेम चीज रिपीट करो, देन वो नहीं आएंगे, विद इन अ वीक दे विल अंडरस्टैंड। नहीं, आई अंडरस्टैंड द 1-to-1 जो डायलॉग रहता है ना बच्चे के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट इज वेयर दे एक्सप्रेस एंड दे लिसन एज वेल। हाँ, एंड डू डायलॉगिंग व्हेन दे आर हैप्पी मूड। सेकंड चीज आप ना स्टिकर सिस्टम कर सकते हो कि हाँ अगर आपने मतलब आप नहीं आए मम्मा के रूम में तो यू विल गेट दी स्टिकर्स और वट एवर इज द देयर यू कैन से वीकनेस कि हाँ इसके लिए तो ये कर ही देंगे। इट्स नॉट रिवॉर्ड एज सच रिवॉर्ड, बट इट्स लाइक अ फैसिलिटेटिंग समथिंग विच यू वांट कि हाँ ठीक है, मतलब ये दिस विल नॉट बी अडिक्टिव कि हाँ ये मिलेगा ही मिलेगा, बट हाँ दिस इज लाइक टेम्परेरी थिंग, सो दैट ऑल्सो यू कैन। Yeah. Also with this, I was reminded of another thing that was growing pains. बहुत से बच्चे इसलिए भी होते हैं, I think in my case personally, because it's more of growing pains as well. तो not growing pains को लेकर ना बहुत सारी confusion है, तुम्हें समझ नहीं आता कि ये पेन क्यों हो रहा है, एंड इसकी क्लैरिटी भी नहीं मुझे इतनी गूगल पे इतनी अच्छे से नहीं मिली है। एंड कई बार डाउट होता है कि सच में बच्चा किसी डेफिशिएंसी है कुछ बोन्स में, या कुछ दिस समथिंग मैटरिंग है इनकी क्या मिलना चाहिए। तो पर वो पेन जो होती है वो जिस तरह से बिहेव करता है दैट सीम्स कि बहुत स्ट्रांग पेन है ना। तो व्हाट यू हैव टू से वो ग्रोइंग पेन्स क्या है, क्यों है ना। पहले तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। एंड सो ग्रोइंग पेन यूजुअली होते हैं अराउंड स्टार्ट्स अराउंड 5 years, मतलब 5 years के अराउंड स्टार्ट होते हैं, लेकिन लास्ट टिल प्यूबर्टी, जब तक वो प्यूबर्टी रीच नहीं करते तब तक रह सकते हैं, इवन कई बार उसके बाद में भी। बट जो मैक्सिमम ग्रोथ पीरियड होता है कि 5 साल से लेकर 15 साल के बीच में, उस टाइम पे ग्रोइंग पेन हो सकते हैं। एंड दीज आर पर्टिकुलर मसल पेन। जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है, जब बच्चे की मसल ग्रो कर रही होती है, तब बच्चे में ये पेन होते हैं, एंड ये नॉर्मल है, इसमें कोई पैथोलॉजी नहीं है, कोई ऐसे रीजन नहीं है इसका, जस्ट दैट्स व्हाई वी कॉल इट ग्रोइंग पेन, ऑलराइट। एंड समटाइम्स इट इज ड्यू टू ओवर एक्सरसाइज ऑल्सो, कि अगर बच्चा ओवरली फिजिकली एक्टिव है, बच्चा एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहा है, पानी कम पी रहा है, तब भी ये
ग्रोइंग पेन होते हैं बच्चे पर, तो कुछ बच्चे होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा फिजिकली एक्सर्ट कर रहे हैं खुद को, तो उनको नाइट में ग्रोइंग पेन ज़्यादा होगा। एंड नाइट में ही क्यों होता है? बिकॉज नाइट में सब कुछ शांत होता है, मतलब दिमाग शांत, सब कुछ शांत, तो वो ज़्यादा फील होता है बच्चे को। होते तो दिन में भी हैं बट वो ज़्यादा फील Okay. होता है। So नेक पेन अदरवाइज दे उनको दिन में भी फील हो सकते हैं। हाँ हाँ ओके, नाउ आई एम इवन कनेक्टिंग इट इवन मोर, जैसे आप बता रहे हो ना, तो ही यूज्ड टू कम एट टाइम्स कि मम्मा मेरे को स्कूल में बैठे बैठे हर जगह ऐसे लगता है मेरा सब बदन दर्द हो रहा है, हम्म सब जगह क्यों पेन हो रहा है इतना, मैं बहुत दर्द हो रही थी कि हम्म मतलब आई एम आई डूइंग समवेयर रॉन्ग, कि कहाँ पर है कि इतना ज़्यादा पेन क्यों हो रहा है। सो दिन में भी ग्रोइंग पेन्स रहता है यस यस, दिन में भी हो सकता है। एंड डिफरेंशिएट कैसे कर पाओगे हम कि इज इट समथिंग रियली सीरियस विद देम और ये ग्रोइंग पेन है। ओके, सो ग्रोइंग पेन जनरलाइज्ड होंगे कि आपका पूरा लेग्स पेन होंगे, और स्पेशली जो काफ मसल्स में पेन होगा, नॉट द जॉइंट्स। जॉइंट्स में यूजुअली नहीं होता है ग्रोइंग पेन, अच्छा, नीज में नहीं। नी में नहीं होते, जॉइंट्स में नहीं होते, बिकॉज ग्रोइंग पेन इज अ मसल पेन। ओके, आई मतलब मैंने इन माय केस एज वेल वो हर बार डिफरेंट ही होता है और नीज भी होता है। हाँ, नीज में वो थोड़ा वो एक्चुअली कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे ना कई बार कि हाँ यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, जब आप टच करके देखोगे ऐसे करके। सेकंड थिंग आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि अगर कोई एक्चुअल में बोन पेन है या नहीं है, तो आप प्रेस करके देख लो कि हाँ यहाँ पे नी पे शिन पे प्रेस किया, या इस वाली बोन पे पेन की प्रेस करके देखा, तो वो पेन उस टाइम पे उनको नहीं होगा, मतलब वो शार्प पेन उनको लगेगा नहीं कि हाँ ऐसे पेन हो रहा है, एक्चुअल में यू वोंट फील कि पेन हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको लग रहा है कि कोई डेफिशिएंसी, जैसे यूजुअली कैल्शियम डेफिशिएंसी और विटामिन डी डेफिशिएंसी से कई बार होता है बच्चों को, और ये और ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, सो इफ़ यू फील दैट यू कैन कंसल्ट टू द पीडियाट्रिशियन एंड देन यू कैन गिव सप्लीमेंट ऑफ द विटामिन डी एंड कैल्शियम उसके लिए। राइट, एंड या बिकॉज वी इसमें द ओनली वे आउट इज, अब जैसे आपको हो रहा है पेन हो रहा है, उस पर्टिकुलर टाइम पे स्टेप्स क्या रहने देन यू शुड डू मसाज। या हाँ, मसाज आप करो। एक और रीज़न होता है मैग्नीशियम डेफिशिएंसी होती है बच्चों में कई बार, तो मैग्नीशियम ऑयल आता है, मैग्नीशियल लोशन आता है, तो उससे आप मसाज करो, उससे भी हेल्प मिलेगा क्योंकि वो मसल को रिलैक्स करेगा, ठीक है। सेकंड थिंग आप कर सकते हो उस टाइम पे कि आपने वार्म ल्यूकवार्म वाटर रखा बाल्टी में और उसके पैर डिप कर दिए थोड़ी देर के लिए, आपने उसको मतलब मसाज करके, या फिर मसाज करने से पहले उसके पैर डिप कर दिए, थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया, उससे मसल रिलैक्स हो जाएंगी, तो दैट यू कैन डू। अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड फोकस ऑन द मोर प्रोटीन डाइट एंड द मैग्नीशियम रिच डाइट। ओके, मैग्नीशियम रिच में एनी पर्टिकुलर थिंग यू रे? मैग्नीशियम रिच में लाइक एग्स हो गए, इफ यू आर नॉट वेजिटेरियन देन एग्स यू कैन गिव, मोरिंगा पाउडर हो गया, ड्रम स्टिक हो गया, दैट इज दे सकते हैं मैंने हाँ, पाउडर बच्चे को दे सकते हैं, किस फॉर्म में लेना चाहिए? you can give in laddu form, like my son also having growing pain, तो उसके लिए ये नेसेसरी है कि एक मोरिंगा का लड्डू मॉर्निंग में खाएगा ही वो, तो वो हाँ तो वो हम देते हैं। तो ना से बनते हैं, if you could share? मोरिंगा के लड्डू लाइक ऑफ कोर्स मोरिंगा से मतलब उससे अलोन नहीं बनेगा, तो यू हैव टू मिक्स इवन इन आटा और ओट्स एंड पुट लॉट्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स इनटू दैट एंड डेट्स या डेट पाउडर, क्योंकि शुगर आई डोंट गिव टू माय सन वाइट शुगर, सो उसमें मिक्स करके आप सबको ड्राई रोस्ट कर लो एंड देन मेक अ पाउडर एंड देन मिक्स द मोरिंगा पाउडर एंड देन यू कैन मेक द लड्डूस। ओके, एंड मोरिंगा पाउडर यू कैन बाय या फिर मोरिंगा लीव्स से भी डायरेक्ट? बोथ वेज यू कैन एंड मतलब अगर घर पे बहुत सारा मोरिंगा के लगा हुआ हो, सो शुड यू गिव सम सॉर्ट ऑफ वाटर और बॉईल करके या समथिंग? हाँ वो भी कर सकते हो, ड्रम मतलब सूप भी बना सकते हो, वो सूप दे दो बीच बीच में, सो लाइक वो जितना इंक्लूड करोगे आप बच्चे की डाइट में उतना ही हेल्पफुल होगा। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं मतलब जो एंड में क्रक्स में अगर आपने वे से निकालो, दैट वुड बी ही गेट्स अप लेसर बिकॉज ऑफ स्लीप के भी कुछ हैं, बट वो ग्रोइंग पेन्स के कारण भी ज़्यादा होता है। यस, मैं वही करती हूँ इतने सालों से, केप्ट सो मेनी ऑयल्स, कभी सैसमे कभी आलमंड, कौन सा, फिर चेंज कर करके आई मीन डिफरेंट मसाजेस, फिर उसके बाद ही सेटल्स डाउन एंड स्लीप। कितनी बार हमारे स्कूल से बस मिस होते हैं क्योंकि वो उठता है और उठते ही इतना पेन में होता है कि मुझे
सारा टाइम वो मसाज में निकल जाता है, तो जिस टाइम रेडी करना होता है। अगर बहुत ज़्यादा कई बार होता है कि अगर बहुत ही ज़्यादा पेन कर रहा होता तो यू कैन गिव पेन ऑल्सो पैरासिटामोल। यहाँ आज दिया मैंने उसका जब पहले यार बिकॉज इट इज टू पेनफुल, और पर आज वाली नीज में थी एंड दे डू लॉट ऑफ स्विमिंग। हाँ, तो सोने से पहले, सो आई कुड रिलेट कि वो सोने से पहले उन्होंने बहुत सारा स्विमिंग किया है और थके हुए थे, अब पेन होगा उसको। एंड पर वो उससे आज वाली बर्दाश्त नहीं हो रही थी, एंड देन मैंने उसको सिर्फ दिया। आई थिंक इतनी सारी चीज़ें होती है ना बच्चों को लेकर, वी कैन गो ऑन एंड ऑन। सो मुझे एक, जब हम अभी व्हेन यू केम एंड वी वर डिस्कसिंग, वो इंट्रीग कर रहा था, आई एम ब्रिंगिंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दो, कि यू सेड कि आपने अपना ब्रेस्ट मिल्क डोनेट किया है ना। आई रियली वांटेड टू ब्रिंग दिस अप हियर, क्योंकि आई थिंक मोर वुमेन शुड बी अवेयर ऑफ इट, एंड स्पेशली अगर किसी का सप्लाई अच्छा है, सो इफ दे वुड नो कि देर आर मीन्स, तो आप थोड़ा सा अपना प्रोसेस समझाएंगे कि वन, क्या आपका नेचुरली इतना अच्छा फ्लो था, या आपने यू डिड समथिंग कि जैसे फ्लो अच्छा हो, है ना। So, like after delivery for first 2 days, I was not having milk. That is completely normal for new moms. That first 1 week, even 1 week also, तो उनको इतना मिल्क आता नहीं है क्योंकि फर्स्ट being- बेबी वाज इन फॉर्मूला। नहीं, first 2 days baby was on, like I was giving but she was not satisfied, so we were giving like few top ups कि यहाँ formula का few top ups of course. but I did not fall in formula trap कि हाँ उसको दे रही हूँ और मैं अपना नहीं पिला रही. So I was trying my first my then उसको फिर formula दे रही थी मैं. Then after that she was also not latching. So then उसकी being a lactation expert I should ऐसे नहीं होगा कि हाँ मेरा खुद का बच्चा ही लैच नहीं कर रहा और खुद ही मैं ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प नहीं कर रही. फर्स्ट टाइम पे भी हुआ था कि 1 week के लिए थोड़ा सा मैं लेना पड़ा था टॉप अप, बट हाँ उस टाइम पे भी कि हाँ ठीक है, उसके बाद सप्लाई ठीक हो गया था. देन आई लाइक यहाँ उसको बार बार लैच कराना है, डिफरेंट पोजीशंस में लैच कराना है. देन इवेंचुअली शी लैच्ड इन लाइक वेरी वियर्ड पोजीशन, ऐसे पूरा पीछे होके लटक के, हाँ ठीक है भाई तू ऐसे पी ले, कोई बात नहीं, पी तो सी ठीक है. देन शी स्टार्टेड लैचिंग एंड देन सप्लाई अच्छा हो गया. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि नाइट में शी यूज्ड टू स्लीप फॉर गुड 4-5 hours, कि हाँ उसमें वो फीड मांगती ही नहीं थी. सो आई यूज्ड टू पंप कि 2 घंटे में उसको एनीवे को. तो आप 2 घंटे के बाद पंप करते थे, हाँ चाहे वो उठे या ना, हार चाहे उठे या नहीं, मतलब आपका बच्चा नहीं उठाए पर आप उठ रहे थे। हाँ, मैं उठ रही थी कि मैं पंप करके उसको, फिर वो धीरे धीरे करके स्टोर बन गया. मतलब 2 घंटे में या दिन में भी कई बार अगर लंबा गैप हो जाता तो आई यूज्ड टू फील कि हाँ ठीक है अभी पंप कर लेना चाहिए मुझे, तो मैं पंप कर देती थी. और अगर ऐसा होता कि एक ब्रेस्ट का पी के छोड़ दिया और नेक्स्ट दूसरे का नहीं पिया, तो उस टाइम पे भी दूसरी वाली का मैं पंप कर देती थी, क्योंकि वो फिर नेक्स्ट 2 घंटे में गई उसमें तो फिर और ज़्यादा सप्लाई वो हो जाएगा. सो ब्रेस्ट फीडिंग और ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन जो होता है वो डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई. जितना आप फीड कराते हो उतना आपकी बॉडी बनाएगी, बिकॉज बॉडी को इंडिकेशन जाता है कि चाहिए बच्चे को इतना चाहिए, तो अगर आप उतना निकाल रहे हो तो फिर वो ब्रेस्ट उतना ही, बॉडी उतना ही बनाना स्टार्ट कर देगी. सो ऐसे ऐसे करके फिर वो स्टोर बनता गया कि हाँ फर्स्ट 3 months मैंने पूरा अच्छे से पंप किया. उसके बाद में भी आई वॉज प्लानिंग टू डू बट आई फेल सिक फॉर गुड 15 days. देन उसके बाद ठीक है, मतलब कभी कभार करते हैं बट नॉट दैट फ्रिक्वेंटली. तो अच्छा खासा हो गया था. एंड 12 liter आई डोनेटेड. देयर आर organizations. Yes, there are government organization like Delhi में Lady Harding Medical College has Human Milk Bank. Apart from that, there is one more organization, Amara. You will find nearby. You will find like a Human Milk Bank. They call it Human Milk Bank. तो वहाँ पे आप डोनेट कर सकते हो जो भी सरप्लस सप्लाई है आपकी. एनीवे प्रीटर्म बेबीज में बहुत हेल्पफुल होता है. इट इज़ लाइक लाइफ सेविंग, क्योंकि निक्यू में होता है अगर, बिकॉज एज ए पीडियाट्रिशियन आई नो कि क्या वैल्यू होती है ब्रेस्ट मिल्क की ना, एक ब्लड से ज़्यादा वैल्यू होती है एक्चुअली ब्रेस्ट मिल्क की. सो अगर बच्चे को जो 30 वीक्स से पैदा हुआ है और उसको हमने अगर ब्रेस्ट मिल्क दिया है नॉट फार्मूला, तो उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं जल्दी से डिस्चार्ज होने के और सर्वाइवल के, इंस्टेड ऑफ कि बच्चा फार्मूला ले रहा है, क्योंकि उनकी गट ना बहुत डेलिकेट होती है, टर्म बेबी से भी डेलिकेट होती है. सो अगर हम उनको फार्मूला देते हैं तो वो डैमेज कर देता है, तो इसलिए ब्रेस्ट मिल्क देते हैं बच्चे को. सो
if you can save some life, then it's really good actually. एंड जो मिल्क है वो कितनी देर तक स्टोर कर सकते हैं, और वो हाउ टू बेसिकली हैंडल इट कि वो सही रहे? ओके, सो लेट्स से आपको बच्चे को कई बार होता है कि पेरेंट्स पंप करके, मदर को कहीं जाना है तो पंप करके देते हैं, तो अगर आपको नेक्स्ट डे ही देना है, सेम डे देना है, तो आप 24 आवर्स के लिए फ्रिज में रख दो, बॉटल में रख दो, या फिर पाउचेज आते हैं, ब्रेस्ट मिल्क स्टोरेज पाउचेज आते हैं, तो उनमें पूरा सील करके हाइजीनिक तरीके से फ्रिज में रख दो, ठीक है। अगर आपको स्टोर करना है कि हाँ ये तो मैं नहीं यूज़ करूँगी नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में, तो आपको फ्रीजर में डालना है। सो 6 मंथ्स तक आप फ्रीजर में स्टोर कर सकते हो, ओके, एंड 6 मंथ्स, और एक्सपायरी होती है ब्रेस्ट मिल्क की 12 मंथ्स की, तो 12 मंथ्स तक आप यूजुअली, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो 6 मंथ्स तक लेती है कि 6 मंथ्स ओल्ड ले लेंगे, एंड देन दे विल गिव इट टू हॉस्पिटल्स जहाँ की भी रिक्वायरमेंट होती है। बट आप अपने बच्चे के फूड में वो इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मेरा है कि नवंबर वाला जो सप्लाई था, दे वर नॉट टेकिंग कि मैम नवंबर वाला हम नहीं ले पाएंगे, तो नवंबर वाला आई एम including in my daughter's food actually right now. Okay, so how do you so others milk in food कैसे इंक्लूड कर? हाँ, तो अब मैं क्या करती हूँ कि जैसे मैंने पानी में पॉरेज बना लिया, ओट्स पॉरेज बना लिया, एंड देन जब वो ठंडा हो जाएगा तो टू मेक द, मैं थोड़ा सा गाढ़ा कंसिस्टेंसी बनाऊंगी पॉरेज का ना, तो देन जब वो ठंडा हो जाएगा देन आई मिक्स द ब्रेस्ट मिल्क टू मेक दैट राइट कंसिस्टेंसी। कैन यू वार्म भी? नहीं, वार्म भी कर सकते हैं, नहीं बोले पानी में आप बनाओ, जैसे आप प्रेस कर रहे हो, है ना? हाँ, फ्यूज कर दो, पहले से डीफ्रीज करो उसको, मतलब पहले बाहर रख दो, थोड़ी देर के लिए बाहर रख दो, वो पूरा मेल्ट हो जाएगा। अगर आपको तुरंत देना है तो आप क्या करो, पानी में ल्यूकवार्म वाटर लो, करके इधर उस डाल, हाँ उसमें डाल दो, गैस पे नहीं चढ़ाना, उसको अलग से रख के ल्यूकवार्म वाटर को, एंड देन उसको उसमें रख दो, तो रोल को, हाँ ल्यूकवार्म वाटर में रख दो, इट्स कॉल्ड डबल हीटिंग, ठीक है, तो वो उसमें हो जाएगा, एंड देन यू कैन मिक्स इनटू द फूड, एंड टू योर बेबी विल गेट डबल न्यूट्रिशन। ऑफ कोर्स, सही है यार। ये मतलब मैंने ऐसा नहीं कभी सोचा कि मदर्स मिल्क का खाना बन सकता है। इंटरेस्टिंग। नहीं तो टीडिंग में भी हेल्प करता है, पॉप्सिकल्स बना के दे दो बच्चे को, मतलब मदर मिल्क की स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, इट्स लाइक लिक्विड गोल्ड, वी कॉल इट लिक्विड वर्स, इट इज स्किन में हेल्प करता है, बच्चे को बेदिंग में यूज ले लो, सोप बना लो बच्चे के लिए, खुद के लिए सोप बना लो। मतलब वाओ, इट इज इंटरेस्टिंग। मतलब आप मदर्स मिल्क से इतना कुछ हम बहुत क्रिया होते हो ऐसे। नाइस। सो आई थिंक हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राइड की, जो मेन टॉपिक्स होते हैं ना उसको हम कवर कर सके। सो विद इन द एंड नोट आई गेस हम बस एक छोटा सा रैपिड फायर करते हैं। आई जस्ट शूट द क्वेश्चंस एज ब्रीफ, आप उसको कर सकते हैं। तो बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर फूड फॉर किड्स? banana. So banana actually boosts. Yes, it's like very rich in like all the nutrients to immunity boost करते हैं. Oh, nice. And kids like that. Yeah, kids like it. Yeah. One thing every parent should do to prevent seasonal infections. Get the flu vaccine a regular basis पे, and like give immunity boosting food, keep hydration. Right. What's your go-to tip for kids who wake up every few hours? That you have to fix the basic things first, like wake window, bedtime routine, following the nap timer. So those are the basic things. How safe is frequent use of paracetamol or ibuprofen? So use only if it is necessary. Every medicine anyway harm the body. Paracetamol harms liver. So don't use like literally like for everything. You should do first thing, the basic things like sponging and all that, and then if needed, then you can use. One thing, I think, not just one thing, I frame it a little differently. First aid kit if you're traveling as well. एक तो घर पर होती है, तो एक फर्स्ट एड किट में बेसिक्स के अलावा कौन सी मेडिसिन शॉर्टली होनी चाहिए? लाइक इलनेसेस होती है, लाइक फीवर के लिए शुड कीप ब्रूसीन और पैरासिटामोल, वॉमिटिंग के लिए शुड कीप एमसेट और डोमस्टार, डायरिया के लिए जो वेरी फ्रिक्वेंटली होता है ट्रैवल के टाइम पे, सो यू शुड कीप ORS, जिंक एंड एंटेरोजर्मिना व्हिच इज प्रोबायोटिक, और एनी प्रोबायोटिक
you can buy. Apart from that, first aid, you should keep thermometer. That is like I consider as a medicine only. Nasal saline drops for the younger kids for the nose block, and keep antibiotic ointment, which is mupirocin or betadine, which both have the same. And apart from that, keep some band-aid and gauze piece and sanitary gel. One mistake that parents make अगर उनके बच्चे को कफ या कोल्ड है मेडिसिन को लेकर, वो जल्दी स्टार्ट कर देते हैं. डे 1 पे बच्चा थोड़ा सा भी कफ करेगा, दे विल स्टार्ट मेडिसिन. सो दे शुड नॉट स्टार्ट कफ मेडिसिन इमीडिएटली. बस एनीवे यू हैव टू वेट एंड यू हैव टू सी कि कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट. So I guess I think we can sit for endless hours being moms, और I think इतने सारे छोटे छोटे issues में, और हम millennial moms are always into search करके कि इसके पीछे क्या है, let's do that way. So we are always full of questions, but thank you. आपने बहुत patiently और बहुत ही beautifully from the root cause to the what is the solution, आपने बहुत ही अच्छे से explain किया है. And yes, you being a pediatrician, पर हमने यहाँ बैठकर हमने कोई medicines नहीं discuss की है कि ये है तो ये खा लो, ये है तो ये लो. And the best part about the conversation was कि it wasn't कि generally मैंने देखा ना pediatricians वो यही बोलते हैं कि नहीं medicines खा लो बस ठीक हो जाता है. So thank you for very strongly giving that message कि don't feel उस trap में मत फंसो. And what is the reason कि डॉक्टर क्यों दे देता है फटाफट, वो भी अपने डॉक्टर्स को भी आपने वो the reason भी explain किया. So thank you for bringing everything up here and coming to the show. Thank you so much for inviting me. It's a pleasure indeed.